गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। इस प्रयोग में जिसमें वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड इफेक्टिवली, आई वेलकम यू। आपका स्वागत है हमारे इस प्रयोग में जो हम अंग्रेजी सीखने सिखाने के लिए कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बात की थी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझसे कहा कि ऐसे नहीं, वैसे ही पढ़ाया जाना चाहिए जैसे हमने परंपरागत रूप से पढ़ा है, माने ट्रेडिशनल ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड शुड बी यूज्ड। ओके, हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का उपयोग कर लेते हैं। द मेन पॉइंट इज द सेम। खास बात वही है कि आपको एक पैटर्न सीखना है and then you have to practice it more and more. As I earlier advised, you will not get enough time to translate one thing from Hindi to English. मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि इतनी फुर्सत बातचीत में बिल्कुल नहीं होती कि हम ट्रांसलेशन कर सकें, इसलिए हम डायरेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन पे फोकस करना चाहते हैं। When you speak a sentence, जब आप एक वाक्य बोलते हैं तो उसके पहले आपने उसका ट्रांसलेशन नहीं किया होना चाहिए। वो भीतर से आए, अपने आप वो सेंटेंस ओरिजिनल अगर आएगा तो अच्छा लगेगा। चलो तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्क। प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट इन ट्रेडिशनल वे। अब इस ट्रेडिशनल वे में भी देखना कितना कुछ जानना था और आपने नहीं जाना। मेरे हर टीचिंग लेसन की ये खास बात होती है, बहुत कुछ ऐसा मिलता है जो पहले नहीं मिला होता। तो बी वेरी अटेंटिव, वेरी केयरफुल। लेट्स स्टार्ट। जो सिंपल तरीका है वो ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाने का कि हिंदी सेंटेंस अगर इसमें कोई बना है तो चूंकि हमने कहा था कि ये हैबिचुअल एक्शन होता है, इट मींस सेंटेंस शुड एंड एट ता है, ती है, ते हैं या ता। कोई भी आदत वाला सेंटेंस आप बना के देखो, वो नेचुरली ता है पे खत्म होगा। मैं सुबह उठता हूँ, आदत है। इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आदत है। स्कूल जाता हूँ, आदत है। द फार्मूला which we use is subject plus verb की first form with SES। बहुत कहा जाता है no helping verb is used in present simple, आपने कई बार सुना होगा, अभी मैं आगे दिखाऊंगा। प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जरा सा याद रखना है, एक बार इसे याद कर लो, और वो ये कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म IV यूज या प्लूरल के साथ यूज की जाती है एंड SES with first form is used with he she it नेम और सिंगुलर। इतना सा याद होना है। ये दो लाइन का एक सिंपल सा रूल याद होना है कि वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद IV यूज और प्लूरल एंड विद he she it नेम और सिंगुलर फर्स्ट फॉर्म इज यूज विद S और ES। कुछ वाक्य बना, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, पहचान मिल गई, ताऊ, ठीक है। अब मैं माने I, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना है तो स्पीक, ऑब्जेक्ट लेना है इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। जब तक अभी प्रैक्टिस आपको करना है तब तक आप हिंदी लिख के करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। लेकिन जितनी जल्दी हो जाए इसमें अंग्रेजी बोलता हूँ से पीछा छुड़ाना है और सीधा आई स्पीक इंग्लिश पे आना है। अगर यही सेंटेंस होता वह अंग्रेजी बोलता है तो वह माने ही, अब ही चूंकि सिंगुलर है तो स्पीक्स बोलना चाहिए। दिस इज द पॉइंट, ही स्पीक्स इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश एंड ही स्पीक्स इंग्लिश। हम अंग्रेजी बोलते हैं, हम प्लूरल है तो वी स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलती है, महिला है तो शी स्पीक्स इंग्लिश। तुम अंग्रेजी बोलते हो तो यू स्पीक इंग्लिश। गॉट इट? आया ये समझ में? जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट का उपयोग करते हैं तो वर्ब में SES लगाते हैं, जब प्लूरल सब्जेक्ट का उपयोग करते हैं तो नहीं लगाते। ये सिंगुलर प्लूरल का जो क्रम है वो नाउन में अलग तरह का होता है। नाउन अधिकांशतः सिंगुलर होती हैं, उनमें S लगा के प्लूरल बनाया जाता है। इंग्लिश की सारी वर्ब प्लूरल होती हैं, उनमें SES लगा के सिंगुलर बनाया जाता है। माने SES वर्क्स इन कॉन्ट्रेरी वे, बिल्कुल अपोजिट तरीके से काम करता है। अब वह खाना पकाती है, अगर ट्रांसलेशन करके दिखाइए, यस शी कुक्स फूड गुड वन, तो सीख गए मतलब लोग। अब आपको ट्रांसलेट करना है वह खाना पकवाती है। नाउ आई एम सेइंग यू हैव टू ट्रांसलेट वह खाना पकवाती है। जब हमने कहा था वह खाना पकाती है तो शी वॉज इन द किचन, शी वॉज डूइंग द वर्क एंड एवरीथिंग वॉज डन बाय हर। तो शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग, शी इज सिटिंग इन द कॉर्नर ऑन द चेयर एंड इंस्ट्रक्टिंग अदर्स टू डू दिस वर्क। आ रहा है फर्क समझ में? ये हिंदी की बारीकी है जो परेशान कर। वह खाना पकाती है और वह खाना पकवाती है में केवल एक वा का अंतर है। चलो अब इस वा वाली समस्या को हल करते हैं। पहचान ही बना लेते हैं कि जब ताहे की जगह वाता है
वाती है, वाते हैं या वाता हूं, इस तरह का कुछ आता है। ये वा जो लग जाता है ये अंग्रेजी में कॉजेटिव वर्ब कहलाती है। फॉर्मूला ध्यान से सुन लो, अब थोड़ी सी मेहनत वाले इलाके में हम आ रहे हैं। जब वाता है वाला सेंटेंस होता है मन काम किसी और ने किया है, सबसे पहले तो काम करवाने वाला या सब्जेक्ट लिखते हैं। वर्ब हमेशा गेट या मेक में से एक ले, वर्ब होगी या तो गेट या मेक। अब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो गेट में एस लगा देंगे, तब कहेंगे गेट्स। सिंगुलर होगा और मेक से बनाना चाहते हैं तो कहेंगे मेक। इसके बाद वो ऑब्जेक्ट जो काम किया जा रहा है। फिर वर्ब की थर्ड या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रिश्तेदारी ऐसी है, इफ यू आर यूजिंग गेट देन थर्ड फॉर्म मस्ट बी। अगर आपने गेट लिया है तो आगे तीसरा रूप लिखेंगे, मेक लिया है तो आगे पहला रूप लिखेंगे। दोनों बराबर होते हैं, कोई अंतर नहीं है। अमेरिकन और ब्रिटिश वे का थोड़ा सा फर्क है जो आगे जाके अपन क्लियर कर लेंगे। अभी केवल ये याद रखो कि इफ यू नो द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, अगर आपको थर्ड फॉर्म याद है तो गेट से बनाओ, थर्ड फॉर्म याद नहीं है, फर्स्ट ही अकेली याद है तो मेक से बनाओ। चलो अब देखो, वह खाना पकवाती है, सब्जेक्ट है शी, अगर गेट से बना है तो एस लगाना चाहिए, शी गेट्स। ऑब्जेक्ट है फूड, शी गेट्स फूड। तो चूंकि गेट लिया है तो अब लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, शी गेट्स फूड कुक। मेक से लेते तो शी मेक्स फूड कुक। आई रिपीट, वह खाना पकवाती है का ट्रांसलेशन होगा शी गेट्स फूड कुक्ड या शी मेक्स फूड कुक। अब ये आदत थोड़ी मुश्किल है, वो शी कुक्स फूड तक के तो आप विद्वान थे, क्योंकि बहुत बार पढ़ाया गया था, आपने बहुत बार उस स्ट्रक्चर को देखा था, सो यू रिप्लाइड वेरी क्विकली, इसलिए बहुत जल्दी जवाब आ गए। लेकिन ये वाला जो हिस्सा अब हम जो अब करने जा रहे हैं, यहाँ आपने पर्याप्त प्रैक्टिस नहीं की है, तो प्रैक्टिस इज नीडेड, जरूरी है। एक और सेंटेंस देखो, तुम पत्र लिखते हो। अब जब तुम पत्र लिखते हो तो काम तुम कर रहे हो, मतलब यू राइट ए लेटर, इजीएस्ट ऑफ द सेंटेंसेस, सबसे आसान से है, क्योंकि ये पैटर्न आपको बहुत अच्छे से आता है। तो यू राइट ए लेटर किसी का गलत नहीं होगा। लेकिन अगर होता तुम पत्र लिखवाते हो, मतलब अब आप निरक्षर हैं, किसी से कह रहे हैं कि चल लिख दे, या आप टीचर हैं और बच्चों से कह रहे हैं कि चलो लिख दो, तुम पत्र लिखवाते हो, मीनिंग इज चेंज। फिर कहेंगे यू गेट ए लेटर रिटन या यू मेक ए लेटर राइट। यू गेट ए लेटर रिटन और यू मेक ए लेटर राइट। अभी दोनों बनाना है, लगातार प्रैक्टिस करना है दोनों की, तब तक जब तक ये मीनिंग दिमाग में खुल ना जाए कि गेट के बाद थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, मेक के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। और आज का जो होमवर्क है वो केवल इतना सा है कि जिस आसानी से आप यू राइट ए लेटर को समझ पा रहे हो, उसी आसानी से यू गेट ए लेटर रिटन या यू मेक ए लेटर राइट। चलिए इसकी प्रैक्टिस करना आज। वन मोर वेरिएशन, हिंदी बहुत सक्षम, समृद्ध और शक्तिशाली भाषा है। सुनो, जाता है, जाती है, जाते हैं, ये एंडिंग हो, ताहे की बजाय हम जा लगा लेते हैं। पिछली बार हमने वा लगाया था, देखा था पूरा चेंज हो गया था, अब जा लगाते हैं। जाने का एक मीनिंग तो होता है सही में जाना, गो जिसे कहते हैं, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। कई बार किसी काम के साथ ये जाना लगा दिया जाता है और तब ये सेंटेंस, वो जो ग्रामर में हम पैसिव पढ़ाते हैं, वो हो जाता है। और तब स्ट्रक्चर होता है जो ऑब्जेक्ट या जो काम किया जा रहा है उसे पहले लेते हैं, उसके हिसाब से इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब ली जाती है। वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं और फिर जो करने वाला है वो बाय सब्जेक्ट। जैसे इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जाती, देन इंग्लिश इज टॉट बाय मी, है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही, ती है पे खत्म हो रहा है सेंटेंस, लेकिन अब वैसे नहीं पढ़ा सकते, तो इंग्लिश इज टॉट बाय मी, खाना उसके द्वारा पकाया जाता है, फूड इज कुक्ड बाय हर। नाउ राइट वन सेंटेंस व्हिच इज डन बाय यू। अब खुद के द्वारा किए जाने वाले एक काम को बताओ, कोई ऐसा काम जो तुम्हारे द्वारा किया जाता है। अगर आपके द्वारा पानी भरा जाता है तो पानी मेरे द्वारा भरा जाता है, मन में सोचो, ट्रांसलेट करो। खाना भी आप ही बनाते हैं तो खाना मेरे द्वारा बनाया जाता है। अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है, मतलब इंग्लिश इज टॉट बाय मी, खाना उसके द्वारा पकाया जाता है, देन फूड इज कुक्ड बाय हर। तो जब कोई काम किया जाता है और जाने का मतलब जाना नहीं होता, गो नहीं होता, तो सेंटेंस पैसिव होता है और पैसिव में प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर प्लस वी थर्ड का उपयोग करते हैं। इसे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। अब पहचान होगी, वाया जाता है, वाई जाती है, वाए जाते हैं। ऑब्जेक्ट जाता है तो इज एम आर में से एक लेंगे। अब चूंकि वाया है तो वा का मीनिंग तो अभी हाल आपने देखा था, क्या होता है, गेट या मेक। और इज एम आर के बाद गेट लेना है तो गेट की थर्ड फॉर्म लेंगे, गॉट। मेक लेना है तो मेक की थर्ड फॉर्म लेंगे, मेड। फिर चूंकि वो ऑब्जेक्ट तो आगे जा चुका है जो हम पिछली बार पीछे लिख रहे थे,
इसलिए सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। जब ये दो क्रियाएं बगल बगल में आ जाती हैं तो आप पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं कि भगवान जाने क्या कर दिया। बाय सब्जेक्ट लिखते हैं। ओके, अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। पहला सेंटेंस मैंने बोला था अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है, तब ये पढ़ाने का काम मैं कर रहा था। इसी को सोचो अगर मैं कहता अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़वाई जाती है, तो व्हाट विल बी द चेंज इन मीनिंग? मीनिंग में क्या अंतर पड़ता? जब मैं कहता हूं अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है, देन आई एम डूइंग दिस वर्क, मैं काम कर रहा हूं। अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़वाई जाती है तो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बैठा हूं एक तरफ, किसी दूसरे टीचर से कह दूं कि चलो आप पढ़ाओ। पढ़वाना अलग काम है। तो इंग्लिश इज गॉट टॉट बाय मी। अब ये गॉट टॉट का मीनिंग कम से कम 20-25 सेंटेंस खर्च करके खुलेगा, बहुत जल्दी नहीं खुलेगा। लगे रहो, हिम्मत मत हारना, सबको समझ में आया है, आपको भी आएगा, लेकिन प्रैक्टिस इज नीडेड। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इंग्लिश इज गॉट टॉट बाय मी, इसका वैसा मीनिंग समझ में आए जैसा इंग्लिश इज टॉट बाय मी का आता है। या इंग्लिश इज मेड, अब मेड ले लिया तो बस भीतर कहीं अलार्म बज जाना चाहिए कि वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इंग्लिश इज मेड टीच बाय मी, इंग्लिश इज गॉट टॉट बाय मी। एक इंटरनल रिदम है, सेंटेंस जब लगातार बोलोगे तो एक बढ़िया रिदम तैयार होती है। खाना उसके द्वारा पकाया जाता है अगर कहें तब तो काम वो कर रही है, तो फूड इज कुक्ड बाय हर। खाना उसके द्वारा पकाया जाता है तो फूड इज कुक्ड बाय हर। लेकिन खाना उसके द्वारा पकवाया जाता है में शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग, वो कुछ नहीं कर रही, फिर पकाने वाला कोई दूसरा है। फूड इज गॉट कुक्ड बाय हर एंड फूड इज मेड कुक बाय हर। देखो, ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर, इज एम आर के बाद मजबूरी है, या तो वर्ब आईएनजी में आती है इफ यू आर यूजिंग कंटिन्यूअस, या फिर थर्ड फॉर्म में आती है इफ वी आर यूजिंग पैसिव। तो यहाँ हम पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, गॉट और मेड में से ही कोई है। फिर जो अगली वर्ब है वो डिपेंड करेगी आपने पहले क्या लिया। अगर आपने पहले गॉट लिया है तो फिर थर्ड फॉर्म यूज करना है, पहले मेड लिया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट है तो बाय सब्जेक्ट लिख देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं है। चलो यहाँ तक की होगी रिपोर्ट, बताओ आया ये समझ में? ये सारे प्रयोग प्रैक्टिस मांगने वाले हैं, पहले वाले जैसे नहीं है। बस अंग्रेजी पहले तक ही सरल होती है, ताहती है आता है, ऐसी एस लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। मैं अंग्रेजी बोलता हूं तो आई स्पीक इंग्लिश, इतना सीख लिया, अंग्रेजी के विद्वान बन गए। लेकिन जब ये वाता है, जाता है, वाया जाता है, इसको ही ध्वस्त हो जाते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। पहचान के रूप में हम लें ना पड़ता है, करना पड़ता है। मैंने कहा था ना कि हिंदी में वेरिएशन बहुत हैं। अब आपको याद है ताहे माने प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, लेकिन जब पढ़ता है, पढ़ना से पहले एक ना और लग जाए, करना पड़ता है। ये कंपल्शन या मजबूरी होती है जब हम ये बताते हैं कि ये काम हमें किसी प्रेशर में करना पड़ रहा है, तब हैज टू में से एक का उपयोग करते हैं। हैज टू सिंगुलर के साथ आता है, मतलब ही शी इट, और नाम के साथ हैज टू, आई वी यू दे या प्लूरल के साथ हैव टू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, टू बी टू के बाद वी वन आते जाता है। और ऑब्जेक्ट, जैसे उसे पानी भरना पड़ता है। अब पानी भरना कोई बहुत आनंद का काम तो होता नहीं है, आप जानते हैं। तो he has to fill water, अब he has to fill water सुन के मजबूरी समझ में भी आना चाहिए। नहीं, वो बेचारा कह रहा है he has to fill water, बता रहा है कि कष्ट है, आप कह रहे हो वेरी गुड, मीनिंग कबाड़ा हो जाएगा। उसे पानी भरना पड़ता है, जब हम कह रहे हैं वह पानी भरता है, क्यों नहीं कहा? अगर वो विलिंगली रूटीन आदत में कर रहा होता तो हम कहते वह पानी भरता है, he fills water सीधा सेंटेंस था। लेकिन उसे पानी भरना पड़ता है माने कहीं ना कहीं अनविलिंगनेस हो गई। मुझे पत्र लिखना पड़ता है, अब इस एसएमएस और व्हाट्सएप वाले दौर में अगर किसी को चिट्ठी लिखें तो ये मजबूरी में ही होती है, देन आई हैव टू राइट ए लेटर। अब अपनी अपनी एक एक मजबूरी बताओ, कौन सा काम आप मजबूरी में करते हैं, कौन कौन से काम ऐसे हैं जो आप मजबूरी में करते हैं। बस हैव टू का उपयोग करो, क्योंकि आई से बोल रहे हो सेंटेंस, तो आई के बाद हैव टू, और फिर उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो मजबूरी में हो रही है। आई हैव टू गो, आई हैव टू ड्राई क्लॉथ, गुड सेंटेंस, बारिश आ रही है, बादल रहेंगे, कपड़े सुखाना एक बड़ा काम है। ही हैज गॉन टू मार्केट, तो वो बाजार जा चुका है। ही हैज गॉन, मार्केट नहीं बता रहे, आगरा भोपाल नहीं बता रहे, तो ही हैज गॉन का मतलब 99% इंग्लिश जानने वाले लोग मानेंगे कि वो मर चुका है। अगर गो के बाद आपने ये नहीं बताया कि कहाँ गया, तो फिर वो ऊपर गया। इसलिए बी वेरी केयरफुल इन यूजिंग गो। मेक सेंटेंसेस, मैंने बिल्कुल शुरू में कहा था, नहीं है तो दोबारा पहला वीडियो अगेन देखो, डे 1 के नाम से जो था, दोबारा देखो, मैंने वहां कहा था सेंटेंस मस्ट बी ग्रामेटिकल एंड मीनिंगफुल। जो भी वाक्य है
वो ग्रामर के हिसाब से सही होना चाहिए और मीनिंग के हिसाब से सही होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा और जोड़ देते हैं, वो जो वाह अभी अभी सीखा है हमने पॉजिटिव वर्ब वाला, उसे जोड़ते हैं। वाना पड़ता है, आई हैव टू राइट ए पैराग्राफ। पहले बिल्कुल सिंपल सी सेंटेंस बनाओ, फिर इसके बाद जो अपनी ओरिजिनल फीलिंग्स है उन्हें कन्वे करना, अदरवाइज वे फीलिंग्स कंफ्यूज हो जाएंगी। वाना पड़ता है, देन सब्जेक्ट के बाद पड़ता है के लिए हैज टू, हैव टू अभी जो लिया था वही लेंगे। अब वाना की वर्ब है गेट या मेक, तो वर्ब की जगह गेट ले लेंगे या मेक ले लेंगे। चूंकि फर्स्ट वर्ब यूज करना है तो गेट ही आएगा, मेक ही आएगा। फिर वो ऑब्जेक्ट जो काम किया जा रहा है, ओके, गेट लिया है तो अगली बार थर्ड फॉर्म में होगी, अब तो समझ में आ गई होगी। और मेक लिया है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगी। ये बिल्कुल परमानेंट वाली जोड़ी है, गेट प्लस वी थर्ड, मेक प्लस वी वन। जब आप अंग्रेजी में ग्रामर का पेपर देंगे, कहीं कंप्रीहेंशन का पेपर देंगे, बहुत मदद करता है। उसे पानी भरवाना पड़ता है। अब फील द डिफरेंस, उसे पानी भरना पड़ता है तो ही हैज टू फिल वाटर, उसे पानी भरना पड़ता है, he has to fill water मतलब काम वो कर रहा है। he has to get water filled तो फिर उसे पानी भरवाना पड़ता है, he has to make water fill। मुझे पत्र लिखवाना पड़ता है, I have to get a letter written या I have to make a letter write। प्रैक्टिस करना। अब ये एक काम जिस पे हमने आपसे कहा था उसे दोबारा देखो। टू एक्सपेंड ए सेंटेंस, वाक्य को बड़ा करने के लिए एक अच्छा तरीका है, खुद से एक सवाल पूछो, आस्क ए क्वेश्चन टू योरसेल्फ, गेट द आंसर, ट्रांसलेट द आंसर एंड एड इट। ये चार काम साइक्लिक वे में करते हैं तो बढ़िया मामला बन जाता है। जो मानसिक प्रक्रिया हमने पहले भी बात की थी, खुद से सवाल करना है, उसका जवाब देना है, फिर उसे ट्रांसलेट करना है और उसके बाद जोड़ देना है, फिर नंबर 1 पे पहुंच के यही काम करेंगे। इस तरीके से सेंटेंस को कम से कम 2-2.5 लाइन तक लाने की कोशिश अभी करना है स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे जितना हमारी क्षमता बढ़ती जाएगी, पूंजी बढ़ती जाएगी, हमारे सेंटेंस भी बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन वर्ड व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, व्हिच ये होते हैं, इनसे क्वेश्चन करते हैं। इफ द आंसर इन वन वर्ड, जैसे वाट का अगर जवाब पानी मिलता है तो पानी वाटर होता है, सीधा ट्रांसलेट कर दो। अगर मोर देन वन वर्ड पे है तो प्रीपोजिशन प्लस नाउन, जैसे वेयर का जवाब अगर आप छत पर आता है तो ऑन द रूफ करेंगे। अब एक आई प्ले क्रिकेट पे प्रयोग करते हैं। पहले बस इतने से रोके जाना, आई प्ले क्रिकेट। मैंने जितने तरह के सेंटेंस अभी बनवाए हैं उन्हें बोलता हूँ। आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई गेट क्रिकेट प्लेड या आई मेक क्रिकेट प्ले। ट्राई टू अंडरस्टैंड इन योर माइंड, आई गेट क्रिकेट प्लेड का मतलब मैं क्रिकेट खिलवाता हूँ। आई मेक क्रिकेट प्ले भी सेम मीनिंग है। क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, क्रिकेट मेरे द्वारा खेली जाती है। क्रिकेट इज गॉट प्लेड बाय मी, क्रिकेट मेरे द्वारा खिलवाई जाती है। आई हैव टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है। आई हैव गॉट क्रिकेट प्ले। अब ये तो आई प्ले क्रिकेट पे कर रहे थे, अब हम वो एक्सपेंशन करते हैं इसका। सुनो, कहाँ, तो क्रिकेट खेलने की कोई जगह होती है। देन इन संजय स्टेडियम मान लेते हैं, गुना में एक स्टेडियम था। आई प्ले क्रिकेट इन संजय स्टेडियम। अब अकेला तो क्यों खेल नहीं सकता, साथ में कोई चाहिए। किसके साथ, तो विद फ्रेंड्स। अब मेरे साथ खेल रहे हैं तो मेरे ही होंगे, with my friends। I play cricket in Sanjay Stadium with my friends। क्यों खेल रहा हूँ, to improve my game, अपना खेल सुधारने के लिए। खेल सुधारने से क्या हो जाएगा, to get selected in देवधर ट्रॉफी। वो अंडर 18-17 वाली देवधर ट्रॉफी में सिलेक्ट हो जाएंगे। प्रैक्टिस कब करते हैं, इन द इवनिंग, एक आध दिन के रोजाना, तो डेली। अब आई प्ले क्रिकेट इन संजय स्टेडियम विद माय फ्रेंड्स टू इंप्रूव माय गेम टू गेट सिलेक्टेड इन देवधर ट्रॉफी इन द इवनिंग डे। जब यहाँ तक का सेंटेंस आप बोलोगे, बिना हकलाए बोलोगे, बिना लड़खड़ाए बोलोगे, देन a rhythm will develop। Write your 5 habits and expand them। अपनी 5 आदतें लिखना है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आदत बताने के लिए होता है। तो 5 हैबिट अपनी तलाश करो जो काम आप रोज करते हो, और फिर कोशिश करो कि वे थोड़े थोड़े बड़े हों, क्या, क्यों, कैसे, कब। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। में कहावत है ना कि जैसा देश वैसा भेष, इसे अंग्रेजी में कहते हैं while in Rome do as Romans do। जब रोम में फंस जाओ तो रोमन लोगों जैसा काम करो। बिकॉज वी आर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि हम इस सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, तो जो यहाँ का तरीका है वो फॉलो करना पड़ेगा। और उसमें ये है कि कम से कम 2-4 लोगों को बताओ कि मैं अच्छी अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, शेयर करो, लाइक करो, और जो भी वीडियो देखते हो मेरा उस पर कमेंट जरूर करो। जरूरी नहीं है कि आप तारीफ करें, यू मे क्रिटिसाइज। कोई बात समझ में नहीं आ रही वो पूछी जा सकती है। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कीप शेयरिंग, कीप कमेंटिंग एंड कीप लाइकिंग।
पसंद करते रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। हैव ए नाइस डे।